सर्दियों की एक खामोश रात थी। आकाश में बादल इतने घने थे कि चांद का नामो निशान तक नहीं था। गांव के पुराने घर के आंगन में हल्की हल्की आग जल रही थी। उसी आग के सामने अपनी कांपती आंखों में बीते वक्त की परछाइयां समेटे दादाजी खाट पर बैठे थे। बच्चे गोल घेरा बनाकर उनकी ओर देख रहे थे, जैसे किसी अनकही दहशत का इंतजार कर रहे हों। दादाजी, आज कोई ऐसी सच्ची घटना सुनाओ ना, जिसे सुनकर हमें आज की रात नींद ही ना आए। दादाजी ने आग में जलती लकड़ी को छुरी से हिलाया। चिंगारियां आसमान की ओर उछलीं और उसी पल दादाजी की आवाज भारी हो गई। ठीक है बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहा हूं जो ज्यादा पुरानी नहीं है। बस 4 से 5 साल पहले की बात है। यह गलती मेरे अपने भतीजे से हुई थी और उस गलती की कीमत आज तक कोई नहीं भूल पाया। बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा। माहौल अचानक ठंडा हो गया, जैसे हवा भी सांस रोककर सुन रही हो। लेकिन ध्यान से सुनना, ये कहानी मैं 2 हिस्सों में सुनाऊंगा। पहला हिस्सा आज और दूसरा हिस्सा अगली रात, अगली वीडियो में। और हां, तुम अपनी ऑडियंस से कह देना, अगर उन्हें जानना है कि आगे क्या हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में साफ साफ लिखे पार्ट 2। ठीक है दादाजी, आपके कहने पर सब लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और कमेंट में पार्ट 2 भी ज़रूर लिखेंगे। आग की लपटें तेज हो गईं और दादाजी ने कहानी शुरू की। एक ऐसी रात से जिस रात के बाद किसी को चैन की नींद नसीब नहीं हुई। कहते हैं छलावा हमेशा अपने शिकार की तलाश में भटकती रहती है। अकेले सुनसान रास्तों पर जो भी नजर आ जाए वही उसकी अगली कहानी बन जाता है। ना वो पैरों की आहट छोड़ती है, ना परछाई दिखाती है। बस अचानक सामने आती है और फिर आदमी कभी वापस नहीं लौटता। अमावस की रात थी। गांव देहात में ऐसी रातों का अपना ही सन्नाटा होता है। दिन भर की मेहनत के बाद लोग अक्सर किसी एक चौपाल या घर के सामने इकट्ठा होकर बीड़ी सुलगाते, हुक्का गुड़गुड़ाते और इधर उधर की बातें करते हैं। उस रात भी गोपाल काका के घर के सामने जीतू और विकास बैठे बातें कर रहे थे। चारों तरफ घना अंधेरा पसरा हुआ था। बस दूर दूर तक टिमटिमाते दियों की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। तभी अचानक जंगल की तरफ से एक ऐसी भयानक चीख सुनाई दी कि तीनों के जिस्म सिहर उठे। जीतू चौंक कर खड़ा हो गया, कांपती आवाज में बोला, अरे काका, ये क्या था? गोपाल काका ने गहरी सांस ली और बहुत धीमी आवाज में बोले, वो फिर से जाग गई है। विकास घबरा गया। कौन काका? काका की आंखें अंधेरे में टिकी रहीं। कुछ पल चुप रहने के बाद बोले, अरे विकास, जब कोई जवान लड़की अपनी अधूरी इच्छा लेकर मर जाती है ना, तो उसकी आत्मा चैन नहीं पाती। 200 साल तक भटकती रहती है और जो भी जंगल के रास्ते अकेला निकलता है उसे अपना शिकार बना लेती है, जैसे मेरे पोते के साथ। इतना कहकर काका अचानक चुप हो गए। सन्नाटा और गहरा हो गया। दूर कहीं फिर से पत्तों के हिलने की आवाज आई। जीतू ने डरते डरते पूछा, काका, आपके पोते के साथ क्या हुआ था? गोपाल काका की आंखों में अचानक नमी आ गई। गला भारी हो गया। सुनो, आज जो सुनोगे वो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। सर्दियों की रात के 8 बज रहे थे, लेकिन माहौल ऐसा था मानो आधी रात बीत चुकी हो। एक पुरानी सरकारी बस हिचकोले खाते हुए एक वीरान स्टॉप पर रुकी। धुएं और धूल के गुबार के बीच से एक नौजवान नीचे उतरा। यह अजय था, इस इलाके का नया एसपी। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक नई जिम्मेदारी का तेज। बस उसे वहां उतारकर अंधेरे में विलीन हो गई। अब वहां सिर्फ अजय था और मीलों तक फैला जानलेवा सन्नाटा। उफ, ये कैसी जगह है? शहर से इतना दूर, यहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मार रहा। ट्रांसफर भी मिला तो कहाँ, इस बियाबान जंगल में। अजय ने अपना भारी बैग कंधे पर टांगा और चारों ओर नजर दौड़ाई। तभी
कोहरे को चीरते हुए उसे एक आकृति अपनी ओर आती दिखी। वो एक बुजुर्ग था, हाथ में एक टिमटिमाती हुई लालटेन लिए। काका, ओ काका, जरा सुनिए, ये भैरवगढ़ गांव किस तरफ है? बाबू, आगे जो पगडंडी दिख रही है ना, वहां से बाएं मुड़ जाना। सीधा रास्ता गांव को जाता है, लेकिन जरा संभल कर, आज रात बहुत भारी है। शुक्रिया काका। अजय उस बताए रास्ते पर आगे बढ़ा। बुजुर्ग की वो बात, रात भारी है, उसके कानों में गूंज रही थी। रास्ता कच्चा था और दोनों तरफ घने पेड़ ऐसे झुके हुए थे मानो आपस में कोई गुप्त मंत्रणा कर रहे हों। ये कहाँ फंसा मैं? इतना सन्नाटा, क्या मैं यहाँ रह पाऊंगा? नहीं अजय, तुझे कमजोर नहीं पड़ना है। तू पुलिस वाला है, डरना तेरा काम नहीं, डराना है। देख बेटा, अब जो है यही है, तुझे झेलना तो पड़ेगा ही। वो खुद को ढांढस बंधा ही रहा था कि उसे सड़क के किनारे एक मध्यम रोशनी दिखाई दी। पास जाने पर पता चला कि वो एक छोटी सी पान और चाय की टपरी थी। उस घने अंधेरे में वो रोशनी किसी डूबते को तिनके का सहारा जैसी लगी। दुकान पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा था जो स्टोव पर चाय खौला रहा था। उसका नाम रामू था। अजय ने वहां जाकर अपना बैग पटका और बेंच पर बैठ गया। काका, एक कड़क चाय पिलाना, सर दर्द से फटा जा रहा है। बाबू, आप यहाँ के तो नहीं लगते। कपड़े और जूते बता रहे हैं कि शहर से आए हो। नए हो क्या? हाँ काका, सही पहचाना। मैं इस भैरवगढ़ का नया एसपी हूँ। आज ही मेरी पोस्टिंग हुई है। एसपी शब्द सुनते ही रामू के हाथ रुक गए। चाय छनते छनते रह गई। उसने एक गहरी और दया भाव भरी नजर से अजय को देखा। एसपी साहब, तो आप ही है वो नए साहब। भगवान आपकी रक्षा करे। ये गांव पुलिस वालों के लिए मनहूस है बाबू। यहाँ कानून का नहीं, निशी डाक का राज चलता है। निशी डाक? ये क्या बला है काका? और तुम मुझे ऐसे क्यों डरा रहे हो? क्या हुआ था पिछले एसपी के साथ? हंसिए मत साहब। जो पिछला एसपी था, इंस्पेक्टर राठौर, वो भी आपकी तरह ही निडर था। लेकिन ये निशी डाक किसी को नहीं छोड़ती। बैठिए, आपको जानना जरूरी है, वरना आप अपनी जान गंवा बैठेंगे। रामू ने स्टोव की आंच धीमी की और अजय के करीब आकर बैठ गया। हवाओं की सरसराहट तेज हो गई थी, जैसे प्रकृति भी उस कहानी को सुनने के लिए कान लगाए बैठी हो। साहब, निशी डाक का मतलब होता है रात की पुकार। ये एक ऐसी प्रेत बाधा है जो इंसान को उसकी मौत तक खुद बुलाती है। पिछले साहब राठौर बाबू बहुत दिलेर थे। उन्हें लगता था कि गांव के लोग अंधविश्वासी हैं। एक रात वे जंगल के रास्ते गश्त से लौट रहे थे। उनकी जीप खराब हो गई। तभी उन्हें जंगल के अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। जानते हैं किसकी? उनकी मरी हुई मां की। आवाज बिल्कुल साफ थी, बेटा विक्रम, मुझे बचा ले। राठौर साहब को पता था कि उनकी मां मर चुकी हैं, लेकिन उस आवाज में इतना दर्द और खिंचाव था कि उनका दिमाग सुन्न पड़ गया। वे जंगल में चले गए। हमारे यहाँ एक नियम है साहब, निशी डाक हमेशा आपके सबसे प्रिय व्यक्ति की आवाज में बुलाता है और वो सिर्फ 2 बार पुकारता है। सिर्फ 2 बार? हाँ साहब, सिर्फ 2 बार। इंसान बार बार बुलाता है, लेकिन निशी डाक सिर्फ 2 बार आवाज देता है। अगर आपने दूसरी पुकार पर हाँ कहा या पीछे मुड़कर देखा तो समझो खेल खत्म। राठौर साहब भी उस आवाज के पीछे चले गए। अगली सुबह उनकी लाश एक पुराने बरगद के पेड़ पर लटकी मिली। शरीर पर खरोंच तक नहीं थी, लेकिन उनकी आंखें, उफ, आंखें डर के मारे फटी रह गई थीं, जैसे उन्होंने साक्षात मौत को देख लिया हो। रामू की बातें सुनकर माहौल और भी बोझिल हो गया। लेकिन अजय, जो आधुनिक दुनिया का पढ़ा लिखा अफसर था, उसने इस कहानी को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। काका, कहानी अच्छी बनाते हो। डर का व्यापार अच्छा चलता है यहाँ, लेकिन मैं पुलिस वाला हूँ। भूतों से नहीं, मुजरिमों से लड़ता हूँ। राठौर के साथ कोई हादसा हुआ होगा। चलो, चलता हूँ।
साहब, मेरी बात मत टालिए। अगर रास्ते में कोई पीछे से नाम लेकर बुलाए तो मुड़ना मत, कसम है आपको। अजय वहां से निकल पड़ा। रामू की चेतावनी उसके दिमाग के किसी कोने में खटक रही थी, लेकिन वो उसे अपने तर्क से दबा रहा था। वो पुलिस क्वार्टर की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक हवा रुक गई। किसी ने पीछे से पुकारा, अजय। अजय के कदम जमीन में कर गए। उसका खून जम गया। ये आवाज नेहा की थी, उसकी वो मंगेतर जिसकी 6 महीने पहले कैंसर से मौत हो चुकी थी। नेहा, ये कैसे हो सकता है? वो तो नहीं, ये मेरा वहम है। रामू काका ने डरा दिया है मुझे। अजय ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसके नाखून हथेलियों में गर्द है। वो चलता रहा, लेकिन उसके कदम अब भारी हो गए थे। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। तभी दूसरी आवाज आई। इस बार आवाज में शिकायत थी, एक ऐसा दर्द जो किसी का भी कलेजा चीर दे। अजय, क्या तुम मुझे फिर से छोड़कर चले जाओगे? देखो ना, मैं वापस आ गई हूँ। मुझे बहुत ठंड लग रही है अजय, मुझे गले लगा लो। ये दूसरी पुकार थी। इस पुकार ने अजय के तर्क, उसके विज्ञान, उसकी पुलिस ट्रेनिंग, सबके परखच्चे उड़ा दिए। ठंड लग रही है। नेहा ने मरते वक्त भी यही कहा था। ये बात सिर्फ अजय जानता था, कोई और ये कैसे जान सकता है? अजय का दिमाग चीख रहा था, मत मुड़ना, ये छलावा है। लेकिन उसका दिल, जो अपराध बोध के बोझ तले दबा था, हार मान गया। उसे लगा कि शायद ईश्वर ने उसे माफी का एक मौका दिया है, शायद कोई चमत्कार हुआ है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया। नेहा, तुम सच में हो? जैसे ही अजय पूरी तरह पीछे मुड़ा, उसकी उम्मीद खौफ में बदल गई। वहां नेहा खड़ी थी। उसने वही लाल साड़ी पहन रखी थी जो उसने आखिरी बार पहनी थी। उसका चेहरा शांत था, बेहद खूबसूरत। वो मुस्कुरा रही थी। मेरे पास आओ अजय। अजय एक कदम उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन तभी नेहा का चेहरा बदलने लगा। उसकी सुंदर त्वचा पिघलने लगी जैसे मोम हो। उसकी आंखें, जो अभी प्यार से देख रही थी, अचानक अंगारों की तरह जलने लगी। उसका मुंह, जो मुस्कुरा रहा था, अचानक कानों तक फट गया और उसके अंदर से नुकीले काले दांत बाहर निकल आए। वो नेहा नहीं थी, वो सदियों पुराना अंधेरा था जिसने नेहा का मुखौटा पहन रखा था। मूर्ख इंसान, तूने दूसरी पुकार सुन ली। अजय चीखना चाहता था, अपनी गन निकालना चाहता था, लेकिन उसका शरीर लकवाग्रस्त हो चुका था। वो हिल नहीं पा रहा था। वो आकृति अब 10 फुट ऊंची हो गई थी। उसके हाथ लंबे होकर अजय की तरफ बढ़े। उन हाथों में उंगलियां नहीं, बल्कि खंजर जैसे नाखून थे। नहीं, नहीं। उस साए ने अजय को जकड़ लिया। अजय ने महसूस किया कि उसकी प्राण शक्ति, उसकी गर्मी उसके शरीर से खींची जा रही है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आखिरी चीज जो उसने देखी वो थी उस राक्षस की जलती हुई आंखें और नेहा की फटी हुई साड़ी का एक टुकड़ा जो हवा में उड़ रहा था। जंगल में एक भयानक चीख गूंजी जिसने सोए हुए परिंदों को भी उड़ा दिया, और फिर वही मनहूस सन्नाटा।